नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 17 जनवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा ऑन द ब्रिंक। देखो, इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से वेस्ट में और रशिया में टेंशन्स चल रही है उसमें क्या इक्वेशन अभी बन चुकी है वो जानेंगे। दूसरा हम देखेंगे द डिजिटल पॉल्यूशन, कि जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक अनएथिकल मैनर में इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जा रहा है। लाइक माइंडेड लोग अपना एक कम्युनिटी फॉर्मेशन कर लेते हैं और फिर अपने एजेंडाज़ को प्रमोट करते हैं, तो ये अपने आप में सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो रहा है। जान लेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। तीसरा आर्टिकल रहेगा इन द ग्रैब ऑफ क्रिप्टो। बोलो क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट क्या बोलोगे इसको? बोलो दोनों डेफिनेशंस में ही क्रिप्टोज जो है वो अपनी तरफ से सूटेबिलिटी नहीं शो करती है, तो इस केस में ये केवल और केवल एक बहकावे का तरीका है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को हम समझेंगे। फिर एक आर्टिकल हम ये देखेंगे पंजाब इलेक्शन अपॉर्चुनिटी, कि पंजाब में चुनाव हो रहे हैं तो मौका है कि कैसे हम एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स ला सकते हैं। और तीसरा और लास्ट आर्टिकल रहेगा एक एन इंडियन ग्रीन डील, कि कैसे हम हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट जो हम इंश्योर करना चाहते हैं 2030 तक, उस ग्रोथ रेट को हम क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए अगर सही डायरेक्शन में लेके जाएं तो विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। तो ये आर्टिकल से इनको आप डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है ऑन द ब्रिंक। देखो, अभी बहुत सारी बातचीत हुई है, एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ वेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले जो थे वो एक तो यूएसए के द्वारा पार्टिसिपेशन, तो इसमें तो देखो मीटिंग हुई रशिया के साथ में जिनेवा में। इसके अलावा ब्रसल्स में नेटो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स और वियना जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन जो कि पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, इनके साथ में रशिया की मीटिंग होती है। पिछले हफ्ते की बात है ये। अब सारी जो मीटिंग्स हैं उनका एक ही आउटकम था, कोई ऑप्टिमिस्टिक पैटर्न नहीं दिखा, केवल पेसिमिज्म, मतलब केवल नेगेटिव चीज़ें ही हाथ लगी। रशियन ऑफिशियल्स ने तो सीधा कह दिया कि वेस्टर्न ऑफिशियल्स के साथ में हमारी बात एकदम फेल हुई है। इसके साथ में ये भी कहा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न ऑफिशियल जैसे यूएसए के हैं या यूरोपियन जो लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि रशिया जिस तरीके से डिमांड कर रहा है कि यूक्रेन में नेटो का जो एक्सपेंशन है या फिर ईस्टर्न यूरोप में धीरे धीरे नेटो अपनी पकड़ बना रहा है, उसको हम बिल्कुल ही ख़त्म कर दें इमीडिएटली, बोलो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और वेस्ट ये कहता है रशिया से कि आपने जो डिप्लॉयमेंट कर रखा है 1 लाख सोल्जर्स का यूक्रेन की बॉर्डर के साथ में, उसको आप वैकेंट करो, डिसएंगेज करो। ये दोनों चीज़ों पर ये आमने सामने वाली पार्टियां अड़ी हुई हैं और इस केस में अभी तक कोई आउटकम नहीं निकला। देखो, यूक्रेन वाला मुद्दा कुछ ऐसे हाईलाइटेड है कि 2014 में मिलिट्री के बेसिस पे क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था रशिया ने। तब से अभी तक देखा जाए तो यूक्रेन बहुत ही ज़्यादा चिंता में है, कारण कि यूक्रेन को और ज़्यादा डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है रशिया। वहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्ट्राइफ्स क्रिएट किए जा रहे हैं रशिया के द्वारा, और ये है कि इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स में डिवाइड कर दिया जाए अलग से, यूक्रेन में से छोटे छोटे रीजन्स को, मतलब एक तरीके से बाल्कनाइजेशन कर देना, डिवाइड कर देना। और आप देखो, रशिया और यूक्रेन दोनों यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, पर अब रशिया से यूक्रेन का जो नाता है वो कुछ इस तरीके से है कि यूक्रेन है वो अपनी तरफ से लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की तरफ टिल्टेड है, तो इस केस में यूएस और नेटो के साथ में अपने रिलेशन अच्छे करना चाहता है। तो वो चीज़ यूएसएसआर की लेगेसी फॉलो करने वाले कंट्री के लिए कहाँ एक्सेप्टेबल होगी, रशिया जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन के साथ में मिलिट्री एंगेजमेंट, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के एंगेजमेंट अगर यूक्रेन ज़्यादा करे तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रशिया के लिए, क्योंकि रशिया किसी भी केस में नहीं चाहता कि रशियन बॉर्डर्स तक यूरोपियन यूनियन की पकड़ बने, और यूक्रेन अपने आप में एक बफर स्टेट की तरह यूज़ करना चाहता है रशिया। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, यूक्रेन ने तो अपनी तरफ से 2014 में जैसे ही ये क्रीमिया का एनेक्सेशन रशिया ने किया था, तब यूक्रेन की पार्लियामेंट ने अपनी एक कहता है ना टेंडेंसी शो कर दी थी कि हम तो नेटो को ज्वाइन करेंगे, पर वो बात अलग है कि अभी तक वहाँ पर ऐसा कोई एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो पाया है। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे अगर आगे बढ़ती है रशिया की तरफ, तो रशिया भी इस चीज़ को लेकर के कंसर्न है। और इसके अलावा अगर देखें, वेस्ट ने भी अपनी तरफ से ये कहा है
कि रशिया जिस तरीके से यूक्रेन में थ्रेट क्रिएट कर रहा है, चाहे बॉर्डर एरियाज़ की बात करें चाहे इंटरनल मुद्दों की, तो बोलो उन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन में पहले ही अपना एक साइबर वॉरफेयर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को वो रशियन ऑफिशियल्स या रशियन जो हैकर्स हैं उन्होंने हैक कर रखा है। तो बोले ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, ठीक है ना। तो ऐसी बात है कि अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि क्रीमिया को लेना, और क्रीमिया को यूक्रेन भी दोबारा से लेना चाहता है, तो रशिया जो है वो क्रीमिया को देना नहीं चाहेगा। कारण कि ब्लैक सी में जो एंट्री होती है वहाँ पर क्रीमिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे आ जाता है। जिस तरीके से हम इंडियन ओशियन में इंडिया की लोकेशन देखते हैं ना, इंडियन पेनिनसुला की, एग्जैक्टली क्रीमिया वाला जो एरिया है ना वो रशिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस केस में रशिया ने अपनी तरफ से जो पकड़ बनाई है क्रीमिया पे वो बिल्कुल भी मिस नहीं होने देना चाहता। तो बात ऐसी है, इसीलिए रशिया जो है वो रेडी है कि कैसे भी करके हमें यूक्रेन को सप्रेस करना है। अब देखो बात ऐसी है कि दोनों ग्रुप सामने सामने खड़े हैं, वेस्ट और रशिया। अगर इनके बीच में फुल फ्लेजेड वॉर होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाला होगा। पर यहाँ पर थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है। वो क्या कि दोनों साइड्स ने अभी तक बातचीत बंद नहीं की है, डोर्स बिल्कुल ओपन है, कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू है। हाँ, आउटकम अभी नहीं है। मिलिट्री टेंशन्स को रिड्यूस करने के लिए, म्यूचुअल ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए दोनों धड़े अपनी तरफ से एंगेजमेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये बात ठीक है कि अभी तक यूक्रेन में नेटो का क्या रोल होगा उस चीज़ को लेकर के रशिया जो है वो कंसर्न्ड है, और नेटो बिल्कुल विड्रॉ करेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। कारण कि ये अपने आप में दोनों तरफ से कहते हैं ना एडामेंट रहने वाली बात है। स्टेटस जो डी फैक्टो मॉरेटोरियम है, दैट मीन्स कि भाई जो रियलिटी है उसको बिल्कुल इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है दोनों तरफ से, ठीक है ना। क्योंकि रशिया को भी डर है, यूरोप को भी डर है, दोनों चीज़ों में उनको थोड़ा सा सोच समझ करके चलना पड़ रहा है। अब देखो बात ऐसी है, अगर ये दोनों धड़े अगर लड़ाई में कहीं पे फंस जाते हैं ना तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वेस्ट के लिए। कारण कि वेस्ट जिस तरीके से इंटरनेशनल इश्यूज को टैकल कर पा रहा है उसकी बजाय केवल और केवल रशिया पे कन्फाइनमेंट हो जाएगा। नहीं तो चाइना वाला जो चैलेंज है उसको फिर बाद में कम इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो चाइना वैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे इमर्ज होके आ रहा है। तो देखो रशिया जो है वो कैसे भी करके एक पेरेनियल स्पॉइलर तो नहीं बनना चाहता, और बनना भी नहीं चाहिए। तो इस केस में वेस्ट और मॉस्को दोनों को मिलकर के सोच समझ करके एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझना होगा, और इसके साथ में यूरोपियन सिक्योरिटी में रशिया को अपना एक रोल नया अख्तियार करना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर एडिटर बता रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द डिजिटल पॉल्यूशन। आर्टिकल को लिखा है तरुणिमा प्रभाकर और प्रतीक वागरे ने। देखो अभी रिसेंट आपको पता ही है कि बुल्ली बाई सुल्ली डील्स इनके इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर ही रही है अभी, और यूथ को पकड़ा भी जा चुका है, जिसमें आपको पता ही है कि कुछ प्रोमिनेंट और आप कह सकते हो कि ऐसी महिलाएं मुस्लिम कम्युनिटी से जिनका बहुत ही ज़्यादा दबदबा है, उनको मतलब उनको डिफेम करने की कोशिशें की गई है। तो एक बार में अगर हम देखें तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है इसके लिए हम कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ही ब्लेम करते हैं कि हाँ जी ये इस तरीके का जो सेगमेंट है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। पर इसके लिए हमें कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के स्पेस को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम कोई समझे इन चीज़ों को तब तो यूँ लगता है कि हाँ जी ये जो डिजिटल नेटिव्स हैं, मतलब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एंगेज रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं वो इतने रेजिलियंट नहीं है, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट करना जिससे कि आप उस सूचना को बिगाड़ दो, और एक इस तरीके से बिगाड़ो जिससे कि आप अपना कोई पर्पस फुलफिल करो। तो बोलो जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनको इतना समझ में नहीं आता कि भाई क्या चीज़ हमें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, और जो चीज़ हम कर रहे हैं उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। तो ऐसे में जो इंफॉर्मेशनल स्पेसेस हैं इनमें पहले ही रेडिकलाइजेशन कितना बढ़ चुका है। इस यहाँ पर जो ब्रेन है, यंग ब्रेन है, उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा, रेजिलियंस क्रिएट करनी होगी। बेशक आप ओपिनियन सुनो, दोनों तीनों जितने भी तरीके के ओपिनियन आते हैं, सेंट्रिस्ट आओ, लेफ्टिस्ट आओ, राइटिस्ट आओ, एक्सट्रीमिस्ट आओ, रेडिकलिस्ट आओ, कोई सा भी आओ, आप सारे ओपिनियन को लर्न करो, अंडरस्टैंड करो, और फिर उसके बाद में
आप जज करो कि हाँ वाकई में मेरा क्या स्टैंड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया कुछ पोस्ट और उसको आपने देखा और देखते ही आपने अपना ओपिनियन क्रिएट कर लिया कि हाँ यार यही है, ऐसा ही है। इसका मतलब तो क्या हो गया कि एक तरीके से जो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं और फिर उसके बाद में जो ओपोजिशन वाला कोई भी होता है, जो उन लाइक माइंडेड वाले इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप है उसके अगेंस्ट में कोई भी बोलता है तो उसको फिर बाद में कैसे भी करके मार धाड़ करके या फिर वायलेंट मैनर में उनको दबाने की कोशिश की जाती है। दैट मीन्स डिसेंट को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। आज अगर हम देखें हमारे समाज में जो एक बॉन्डिंग है ना, सोशल कोहेशन है, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो हमें इसको सोच समझ करके टैकल करने की ज़रूरत है। एक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है जो कि लंबे समय तक टिके। देखो अगर हम इस परिस्थिति को समझें तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके आनी होगी। वो ये कि जो अभी न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज़ हैं ये पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। जब से आप देखो हमारे यहाँ तो एलपीजी पॉलिसी आई और इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है वो लोग, अब साथ साथ में हमारा जो यहाँ का बिहेवियर है वो बहुत चेंज हो गया। हमारा फोकस रहता है आइडेंटिटीज़ पे। आइडेंटिटीज़ की भाई मुझे कौन जानता है। अब चाहे वो आइडेंटिटी सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, किसी भी तरीके से जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप समाज में अपना डिवीज़न करने की कोशिश करते हो। कैसे कि एक बंदा अपने रिकॉग्निशन चाहता है, इसका मतलब कि मुझे सब लोग पॉइंट करें, मुझे सब लोग नोटिस करें। इसका मतलब आप ऑड वन आउट या फिर एक तरीके से सेपरेट होकर के दिखना चाहते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि समाज में जब 50 लोग एक साथ बैठे हैं उनमें से आप अकेले अटेंशन चाहते हो तो क्या कोशिश करोगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहोगे जिससे कि आपको अटेंशन मिले। दैट मीन्स आप सोशल कोहेशन को और ज़्यादा रिड्यूस करोगे। ये देखो कुछ सोशल साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा रिसर्च में भी ये चीज़ बताई हुई है कि इंडिविजुअलिज्म की तरफ हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपनी आइडियोलॉजी या फिर अपने एजेंडाज को लेकर के अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया के थ्रू प्रोपेगेट करता है और लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को, अपने लाइक माइंडेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको साथ में लेता है और अपनी एक कम्युनिटी बना लेता है और वो फिर कम्युनिटी अपने हिसाब से अपने एजेंडाज को कलेक्टिवली स्प्रेड करती है। और ऐसे में फिर बाद में जो एक कहते ना कि एक सोच के लोग एक साथ हो जाते हैं तो दूसरी सोच के लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। बोला इसी तरीके से जो आइडेंटिटीज है ना, ये लगातार कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली का मतलब कि हम जानबूझकर करें सोच समझ करके, सबकॉन्शियसली का मतलब हम कुछ कर रहे हैं और वो उससे कुछ अपने आप ही होता चला जा रहा है। और इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसमें कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड हो या फिजिकल वर्ल्ड हो वहां पर और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, रेपरकशंस दिखने शुरू हो जाते हैं। आज अगर हम हमारी खुद की पहचान की बात करें तो ये अपने आप में एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव का मतलब हम समझते हैं चीज़ों को। अब देखो जब भी हम कोई स्टेटमेंट दे, हमारे स्टेटमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई दूसरा स्टेटमेंट देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। अब आप देखो कि अगर आप उन लोगों के साथ में ज़्यादा उठते बैठते हो जो लोग आपकी सोच में एकदम हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं, तो आप क्या करते हो कि वाकई में यार ये मेरी बात सुनने वाला है, तो उसी को फेवर करते हो। हाँ ये आदमी एकदम बढ़िया है, क्योंकि मैंने कोई बात बोली और आपने सुना और आपको ठीक लगा तो मैं क्या कहूँगा, अरे वाह यार ये बात आदमी एकदम बढ़िया है, मैं तो इसी के साथ ग्रुपिंग करूँगा। ऐसे करते करते मैं अपने साथ साथ में कुछ इश्यूज पर लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स को ग्रैब करूँगा। ये हो गया एक तरीके से इंटर ग्रुप डिवीजन हो गया। दैट मीन्स एक पूरा सेक्शन, जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कुछ लोग हैं वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग फेवर कर रहे हैं, तो फेवर वाले क्या करेंगे, अपनी ग्रुपिंग कर लेंगे और इसी तरीके से सोसाइटी में गैप्स आने शुरू हो जाते हैं। अपने साथ साथ में जो पर्सनलाइज्ड जो फीड्स होती है, जैसे आप सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि भाई इसी तरीके का एक पोस्ट डाल दिया कोई भी, जैसे सुल्ली डील या बुल्ली बाई, ये जो एप्लीकेशंस हैं ये जब बनी तो यहाँ पर ये दूर दूर के इंडिविजुअल्स एक साथ कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल से आप समझो कि किस तरीके से दूर दूर के इंडिविजुअल जो कि एक तरीके की सोच रखते थे और उनका सबका ग्रुप हो गया और उन्होंने एक एजेंडा पे काम करना शुरू कर दिया। एक अरेस्ट हो रहा है उत्तराखंड से, एक बेंगलुरु से, एक कहीं और से, मतलब पूरे इंडिया में अलग अलग। टेररिज्म भी इसी तरीके से तो प्रमोट होता है आजकल। इंटरनेट किस तरीके से अपनी तरफ से करता है। तो होता क्या है कि जो लोग
जो लोग अपने हिसाब से सोचते हैं और लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढते हैं, वो उसी तरीके से फिर बाद में लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बना करके और उनके खिलाफ में अगर कोई भी आवाज़ उठाता है तो उनके खिलाफ में अपनी कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं, अपने एजेंडास को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके का बिहेवियर निकल के आ रहा है अभी। अगर हम समाज की बात करें तो समाज में तो सीधी सी बात है कि अगर हम कहीं पे कंसेंट चाहते हैं तो डिसएग्रीमेंट को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि हमें हमारी कमियां कौन बताएगा? जो हमारा क्रिटिक होगा। अगर हमने क्रिटिक्स को ही सप्रेस करना शुरू कर दिया तो कहां पर हमारे बिलीफ सिस्टम को हम करेक्ट कर पाएंगे? जैसे वही बात निंदक नियरे राखी है कि भाई जब तक आप अपने पास में अपना खुद का क्रिटिक नहीं रखोगे, क्रिटिक्स के आसपास में नहीं जाओगे, तब तक आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं होगी। बोले यही सबसे बड़ा एक तरीके से साइको सोशल इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि लोग जो हैं वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी किसी भी अपने खिलाफ में कोई भी आवाज उठ रही है उस आवाज को सुनने के लिए रेडी नहीं है। दैट मीन्स एक तरीके का इनटॉलरेंट बिहेवियर इंडिविजुअल्स का बनता चला जा रहा है। अब देखो, अगर बिलीफ सिस्टम प्रिजुडाइज बेस्ड हो गया कि हम पहले से ही किन्हीं चीज़ों को दिमाग में सेट करके बैठे हैं कि हाँ जी ये सही है और ये गलत है, तो फिर आप क्या तो किसी दूसरे का ओपिनियन समझोगे, क्योंकि ये रियलिटी है कि कुछ भी बिल्कुल सही नहीं है, कुछ भी बिल्कुल गलत नहीं है। और यही कहीं ना कहीं कमियां हैं जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हो जाती है कि कहाँ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली गई और उस पोस्ट का आउटकम ये हुआ कि चारों तरफ दंगे फैलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर सोशियो पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है पिछले 2 दशकों में वो ज़बरदस्त तरीके से चेंज हुई है। आज अगर हम देखें तो हार्म की अगर बात करें तो ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। पोलराइजेशन सोसाइटी में और रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसमें सबसे जो मेन काम प्ले कर रहा है ना वो है डिसइंफॉर्मेशन, कि सूचना को इस तरीके से मैनिपुलेट करना जिससे कि आप अपने एक एजेंडा को प्रमोट कर सको। हेट स्पीच, जहां पर एक कम्युनिटी के खिलाफ में कुछ लोग ग्रुप बना करके और इस तरीके से स्पीच सर्कुलेट करते हैं जैसे कि उन लोगों को मारना है या फिर वो समाज के लिए बेकार है, तो इस केस में क्या हो जाता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अच्छा, अब अगर स्पीच या स्टेटमेंट कोई दे भी देता है, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल देता है, तो समस्या क्या आती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते फिरते हैं। अब यहाँ पर तभी तो आपको पता है ये आईटी रूल्स लाए गए थे। अब अगर इन आईटी रूल्स को सही से इंप्लीमेंट किया जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। कारण क्योंकि इनमें सीधा एक प्रोविजन, परफेक्ट का मतलब ये हो गया कि मतलब कुछ प्रोविजन ठीक है इनमें, कि जब आप देखो कि इसमें सीधा लिखा हुआ है इन रूल्स में कि भाई अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई पोस्ट डालता है तो पोस्ट का ओरिजिन किसी इंडिविजुअल से हुआ है और उस पोस्ट की वजह से कहीं पे कोई मान लो वायलेंस हो गया, कम्युनल हार्मनी को प्रॉब्लम हो रही है, तो ओरिजिन वाले इंडिविजुअल को पकड़ा जा सके और उसके खिलाफ में एक्शन लिए जा सके। पर होता क्या आपको पता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, मन में आया जैसा कोई स्टेटमेंट दे दिया, मन में आया जैसा पोस्ट डाल दिया। तो ऐसे में जब कोई पोस्ट डाल दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं जाती है तो डाउन स्ट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब पोस्ट डालने के बाद में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वो किसी ने सोची नहीं। तो इसी चीज़ को लेकर के, इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम को लेकर के, विटनी फिलिप्स और रेयान एम मिलनर, इन्होंने अपनी तरफ से करंट इंफॉर्मेशन का जो डिसफंक्शन है इसको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से कंपेयर किया है कि जिस तरीके से हम हमारी रिक्वायरमेंट्स को, एक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज करते चले जाते हैं और टाइम के साथ साथ में एनवायरमेंट इतना बिगड़ गया है कि आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हमारे कंट्रोल से बाहर निकलता चला जा रहा है। बोले एग्जैक्टली वैसा ही ये जो डिसइंफॉर्मेशन है ये बिगाड़ देती है पूरे समाज के, हमारी सोसाइटी का जो थ्रेड है उसको। तो ऐसे में हमें इस पोल्यूशन को रोकना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए लार्ज ऑडियंसेस पे। देखो होता क्या है कि अभी ज्यादातर फोकस किस पे किया जाता है, लार्ज ऑडियंसेस पे। भाई सबसे ऊंची आवाज और सबसे अच्छी बोलने का तरीका, शैली किसकी अच्छी है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बजाय इसके कि भाई उस ऊंची आवाज में बोलने वाले इंडिविजुअल के जो स्टेटमेंट्स थे उसके क्या नेगेटिव आउटकम्स निकल सकते हैं आने वाले टाइम पे। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लार्ज ऑडियंस को अटेंशन में लेना। और ऐसे में उस ऑडियंस के जो रिस्क हैं कि आपने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, चाहे पब्लिक डोमेन में दो, चाहे कहीं पर भी दो, चाहे सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालो, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए।
आज अगर बड़ा हो या कोई छोटा पॉल्यूटर हो, यहाँ पर पॉल्यूटर हो गया ये जो हेट स्पीच डालने वाले हो गए, या फिर जो भी कम्युनल हेट्रेड को फैलाने वाले हो गए, बोले ये सोशल मीडिया के अक्रॉस इतना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो इसका रिजल्ट ये है कि पता ही नहीं पड़ता है कि ऑनलाइन कोई इशू चल रहा है या ऑफलाइन कोई इशू चल रहा है। डिस्टिंक्शन है दोनों में, ऑनलाइन का मतलब इंटरनेट, ऑफलाइन का मतलब फिजिकली। पर इस केस में आप देखो रियल वर्ल्ड में, एक तो वर्चुअल वर्ल्ड हो गया, एक रियल वर्ल्ड हो गया, दोनों में डिस्टिंक्शन है। पर अगर किसी से पूछे कि भाई दोनों को डिस्टिंग्विश करो, दोनों में अगर गैप बताओ, तो बोला प्रॉब्लम आती है कि है क्या, कौन सी चीज ऑनलाइन पहले शुरू हुई जो कि ऑफलाइन में कन्वर्ट हो गई, और कौन सी चीज ऑफलाइन शुरू हुई जो कि ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई, पता ही नहीं है। इस तरीके से बोला एजेंडास का काम हो रहा है हमारे देश में। आजकल जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट डालते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं। जो नेशनल पॉलिटिशियन है, हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर अपनी पकड़ बनाए। इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम का वो यूज़ करना चाहते हैं। आज के टाइम पे आप देखो कि मोटिवेशन देना, ठीक है, अंडरलाइंग मोटिवेशन क्या होता है, किसी भी तरीके से होता है ना फोमो, इसको इग्नोर करना। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई अपॉर्चुनिटी है, मौका आ गया। जैसे आपने भी देखे होंगे यूट्यूब पे वीडियोस में, एक एग्जांपल बताता हूं कि ट्रेंडिंग क्या है, तो ट्रेंड पे वीडियो बना दो भाई, सब चीज पकड़ में ले लोगे आप। तो ये क्या है कि फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, कि कहीं हमारे हाथ से ये मौका निकल ना जाए, और मौके को बुनाने के चक्कर में वो किसी भी तरीके के कंटेंट बनाने के लिए तैयार है। सिनिस्टर, एक इस तरीके का एक माहौल क्रिएट करना जिससे कि एक सुपरस्टार की तरह आप अपने आप को कर सको। परफॉर्मेटिव, कि इस तरीके से अपनी पावर, कैपेबिलिटीज और एक्सपर्टाइज को प्रोजेक्ट करना जिससे कि लोग उन इंडिविजुअल्स को फॉलो करें। बोले ये सारी चीजें जो है ना, ये जो एक्टर्स हैं, जो भी एक्टर्स अपनी तरफ से इस तरीके की हेट स्पीच या जो भी क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इसको हमें थोड़ा सा ठीक करना होगा। इसको सेल्फ री इन्फोर्सिंग करवाने की ज़रूरत है। दैट मीन्स एक इंडिविजुअल जब कभी भी कुछ करे तो उसको भाई इस चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। कम से कम कॉन्शियसली सोच समझ करके वो पार्टिसिपेट करे, कम से कम वो कॉन्सिक्वेंसेस को एंटिसिपेट तो करे, कम से कम उसका आइडिया तो रहे कि मेरी पोस्ट की वजह से कितना क्या नुकसान हो सकता है समाज को। ऐसा क्या है, क्योंकि जो यूथ है ना, वो इतना ज्यादा समझ नहीं आती। आज अगर आपकी उम्र 22, 23, 24 साल है, तो 28 साल के इंडिविजुअल से तो थोड़ी कम ही समझ होगी आपको। कारण कि 28 साल के इंडिविजुअल ने बहुत कुछ देख लिया, कम से कम 4 साल की ज्यादा जिंदगी देख ली। तो इस केस में जो एंटिसिपेशन होना चाहिए ना कि फ्यूचर में मेरे एक्शन की वजह से क्या हो सकता है, वो समझाना जरूरी है। इसके लिए देखो, हेट स्पीचेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके लिए एक तो है कंटेंट मॉडरेशन। इसका मतलब कि जो कोई भी कंटेंट अगर शेयर किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उसकी लैंग्वेज इतनी माइल्ड होनी चाहिए जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखो, वैसे तो लेट स्टेज पे इंटरवेंशन किया जाता है कि हाँ जी, जब फाइनली सब कुछ तैयार हो गया, रेडी हो गया कंटेंट, फिर आप अपनी जो मैसेज है उस मैसेज को एकदम सॉफ्ट लैंग्वेज में डिलीवर करो। पर फिर भी कंटेंट मॉडरेशन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में रेडिकलाइजेशन के रास्ते पे जो लोग चल चुके हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, नहीं तो बुल्लीबाई सुल्ली डील्स, इस तरीके की एक्टिविटीज़ कोई कम नहीं होगी। और इसके लिए क्या किया जा सकता है, काउंटर स्पीच का काम। कैसे कि अगर कहीं पर कोई पोस्ट एक तरीके से कुछ ट्रेंड कर रहा है और उसमें यूँ लगता है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे सिस्टम के हिसाब से ये गड़बड़ है, तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए आपको काउंटर स्पीच को प्रमोट करो। जिससे क्या होगा कि एक इंडिविजुअल के सामने वो पोस्ट आई जो रेडिकल है, और एक पोस्ट आई जो कि उसको काउंटर कर रही है कि भाई ऐसा नहीं है। तो यहां पर आपको समझ में आएगी कि वाकई में एक स्पीच को काउंटर करने में कितना बैलेंस होगा, क्योंकि फिर प्लस और माइनस दोनों ओपिनियन एक इंडिविजुअल के पास में होंगे। तो वो जो इंडिविजुअल है जिसने पोस्ट डाली, उसके बाद में उसका एजेंडा कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा कि दूसरे जो लोग हैं उस पोस्ट को शेयर करेंगे या वहीं पर रोक देंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से एक एम्पैथी क्रिएट करने की जरूरत है कि भाई मानवता के आधार पर सोचना चाहिए हमें, ना कि हमारे किसी एक इंडिविजुअल के एजेंडा को आप प्रमोट करते चले जा रहे हो। साथ में सोशल नॉर्म्स को हमें रेस्पेक्ट करवाना होगा। यह कैसे हो सकता है, डायलॉग बेसिस पे, फैमिली में, स्कूल में, यहाँ पर सोशल मीडिया इंटरनेट को यूज़ करने के लिए बच्चों को एजुकेट करना चाहिए
कि भाई आपका ऑनलाइन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन बिहेवियर कहीं ना कहीं उसके ऑफलाइन बिहेवियर, दैट मीन्स जो फिजिकल एक्टिविटीज है ना, उन पर भी बहुत असर दिलाता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, कल परसों एक स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो रहा था, तो स्टूडेंट ने बताया, बोले सर ये पबजी गेम को बैन क्यों नहीं किया जाता है। मैंने कहा क्यों? बोले एक बच्चे ने पबजी गेम इतना खेला कि उसके पापा ने उसके मार्क्स कमाने पे उसको डांट दिया, तो उस बंदे ने एक चाकू लिया और अपने पापा को ही मार दिया उस चाकू से। बोला इस तरीके के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं सर, तो बैन होना चाहिए। तो मैंने कहा ये एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन सिस्टम को हमें अपग्रेड करना होगा, अवेयरनेस फैलानी होगी इस चीज के लिए, और इसके लिए ये सेम चीज आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि इन पर्सन कम्युनिटी एक्शन होने चाहिए, एक आउटरीच होना चाहिए जो कि सहायता कर सके। जैसे एडिक्शन होता है ना ड्रग का, तो उसमें रिहैबिलिटेट किया जाता है एक इंडिविजुअल को कि भाई कैसे भी करके उसको उसकी ज़िंदगी सुधारी जाए। बोला ऐसा ही कुछ एडिक्शन हो रहा है, इस एडिक्शन को करेक्ट करने के लिए हमें रिहैबिलिटेट करना होगा हमारे यंग माइंड्स को। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है आपको पता है? बिहेवियर और एथिकल एजुकेशन में आपको पता है जीएस पेपर 4 में फैमिलीज, फ्रेंड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन सब को काम करना होता है। ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो अपने एजेंडास पे काम कर रहे हैं, जो अपनी लीडरशिप पोजीशन पे बैठे हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। इनके लिए प्रॉपर सोशल मीडिया नॉर्म्स होने चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स हो या स्टेट इंस्टीट्यूशंस हो, इनको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देने की चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन में आया जो उठाया मुंह और कुछ स्टेटमेंट दे दिए। बोले ये कुछ चीजें हैं, ये प्रॉब्लम है, और लास्ट में हमने सॉल्यूशन देख लिया। ये है पूरा मुद्दा। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल है द ग्रैब ऑफ क्रिप्टो। इस आर्टिकल को देखो लिखा है योगेश गुप्ता ने। देखो पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो एक माहौल बना हुआ है, यूफोरिया चल रहा है एक तरीके से। दैट मीन्स एक सब्स्टिट्यूट करेंसी का या एसेट का सब्स्टिट्यूट के तौर पे क्रिप्टो की बात हो रही है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, भाई क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करो। पर सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो एक करेंसी है? तो इसके लिए हमें कुछ आंसर्स देखने होंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी है या केवल क्रिप्टो ही है। इसका देखो, अगर कोई भी चीज अगर किसी को हम करेंसी के तौर पे देखें तो उसके लिए कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर तो ये होता है कि एक करेंसी जो होती है वो एक प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है, जिस पे लिखा हुआ रहता है कि जो इशूअर है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे बैंक के जो नोट होते हैं उस पर लिखे हुए रहते हैं, आरबीआई के गवर्नर बोलते हैं कि एक 100 रुपये या 200 रुपये देने का वचन देता हूँ समथिंग, तो वो प्रॉमिस किया रहता है, ठीक है। तो जिसके पास में भी वो नोट होगा वो प्रोमिसरी नोट के बेसिस पे उस वैल्यू का वो यूटिलाइज कर पाएगा। दैट मीन्स एक प्रोमिसरी नोट होगा, इशूअर के द्वारा इशू किया जाएगा, और जिसके पास में वो नोट होगा, वो करेंसी होगा, वो उस वैल्यू का फायदा उठा सकेगा। पहला फीचर ये होता है करेंसी का। दूसरा ये होता है कि जब भी कोई करेंसी लॉन्च की जाती है तो उसके पीछे एक सोवरन संप्रभु राष्ट्र होता है, जहां पर लीगैलिटी और या एक्सेप्टेबिलिटी होती है लीगल बैकिंग के बेसिस पे, जिसमें कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके उसका। कारण कि अगर एक करेंसी सोवरन नेशन के द्वारा लॉन्च की हुई रहती है ना, हमारी तरह जैसे राष्ट्र की बात करें, तो वहां पर उसकी फेल होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में डिफॉल्ट होने के चांसेस मिनिमाइज हों। तीसरा होता है कि जो करेंसी प्रिंट की जा रही है उसका या तो फिजिकल प्रेजेंस होगी या फिर डिजिटल प्रेजेंस होगी। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कोई टेंजिबल एसेट होगा, जैसे कि गोल्ड या फिर कोई भी गुड्स का बास्केट होगा, जिसके बेसिस पे डिराइव किया जाएगा उस करेंसी को कि हाँ जी ये रुपया है, ये डॉलर है, ये है। तो ये बोले ये तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजों की अगर लिस्टिंग करके चेक किया जाए क्रिप्टोज को, तो बोला तीनों कैटेगरीज में क्रिप्टो फेल होता है। इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी तो नहीं है। आ जाओ फिर, क्या क्रिप्टो कोई एसेट है? भाई एसेट का मतलब तो सीधी सी बात है, ये तो टेंजिबल होता है। टेंजिबल का मतलब होता है किसी चीज को हम टच कर सके। तो बोले ये तो टेंजिबल है, होता है एसेट। तो क्या आप क्रिप्टोज को टच कर सकते हो? इसका आंसर है नो। इसका मतलब एसेट तो ये भी नहीं है। आज क्रिप्टो करेंसीज के नाम पे बिटकॉइन, लाइट कॉइन, इथेरियम, ऐसे करके इतने कॉइन्स चल रहे हैं, बोले जिनका कोई काउंटर एसेट ऐसा है ही नहीं जिनको हम टच करके ये बोल सके कि क्रिप्टो एसेट है भाई ये तो इस केस में यहां पर कि ये केवल और केवल गेमिंग पॉइंट्स हैं, जहां पर एल्गोरिदम सॉल्व की जाती है, गेम की तरह खेला जाता है, और जिसने वो एल्गोरिदम सॉल्व कर दी उसको वो पॉइंट्स मिल जाते हैं, और वो पॉइंट से फिर करेंसी बन गई। और ना तो वो करेंसी के पीछे
जो करेंसी के लिए लीगल बैकिंग होनी चाहिए वो है, और ना ही ये एसेट है, जबकि लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, लगातार लोग इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर बात आती है क्रिप्टो करेंसी की, जब भी बात आती है तो टेक्नोलॉजी की बात आती है, ब्लॉकचेन। भाई ब्लॉकचेन तो एक टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग रखती है, तो ये तो बोला कहीं पर भी यूज हो जाएगी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रॉमिसिंग है, क्रिप्टो करेंसीज प्रॉमिसिंग नहीं है। यहां पर जिस बंदे ने भी क्रिप्टो करेंसीज को लॉन्च किया, उस बंदे को आप कहां पकड़ोगे, क्या जिम्मेदारी है, कुछ नहीं। अभी देखो लेटेस्ट, अभी देखें, अभी मुझे मॉरिस कॉइन करके लॉन्च हुआ था केरला में, उसमें लोगों ने 1200 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर दिए, और उसके बाद में पता पड़ा कि मॉरिस कॉइन नाम का कोई कुछ स्टैब्लिशमेंट नहीं था, और वो 1200 करोड़ रुपए डूब गए। ये इतना बड़ा फ्रॉड पकड़ में आया है। हाँ, ये बात ठीक है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें ट्रांजैक्शन किस किस के बीच कब कब हुए, एक चीज को लेकर के उन चीजों के बारे में पूरी अकाउंटिंग मेंटेन रहती है, वो तो देखो एक चीज अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप देखो कि एक बंदा लूडो गेम खेलता है और लूडो गेम में वो जीतता है तो उसके पॉइंट्स बनते चले जाते हैं, और उसको अगर वो क्रिप्टो करेंसी बोल करके लॉन्च कर दे मार्केट में कि जी लूडो करेंसी मैं लॉन्च कर रहा हूं, इसमें आप इन्वेस्ट करो, तो लोग, या लूडो कॉइन अगर लॉन्च करे, मैं बोल दूं गार्गी कॉइन मैं लॉन्च कर दूं तो आप इन्वेस्ट कर लो, तो ऐसे तो फिर बाद में लोगों को पागल बनाने का तरीका हो गया। ये तो एग्जैक्टली वही काम हो गए जो अभी फ्रॉड रिसेंट टाइम में देखने को मिले हैं अलग अलग पॉन्जी स्कीम्स में। उनमें भी तो क्या किया जाता है, यही बोला जाता है कि आप इन्वेस्ट करो, 5 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर आपका लगाया हुआ अमाउंट डबल हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, फ्रॉड्स निकल के आते हैं। आज इतने केसेस चल रहे हैं जिसकी हद नहीं है। तो ऐसे में जो परपेट्रेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना भी देखो बहुत मुश्किल होता है कि किसने ये लॉन्च किया है करेंसी। तो क्रिप्टो प्रोमोटर्स हैं, इनका फ्रॉड करने का जो काम है ये नॉर्मल है, दिख रहा है, प्रॉमिस करते हैं बहुत गजब का रिटर्न देने की, पर मुद्दा आउटकम क्या निकलता है, केवल और केवल इन्वेस्टर्स को नुकसान। तेलंगाना में आपने ध्यान दिया हो तो तेलंगाना में एक टीचर था, शायद गवर्नमेंट टीचर थे वो, तो उन्होंने पहले तो लॉकडाउन की वजह से उनकी जॉब निकल गई, फिर उसके बाद में उन्होंने लोन लिया और पैसे से पैसा बनाने के चक्कर में उन्होंने बिटकॉइन में इनमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और फिर बिटकॉइन का एकदम से प्राइस हो गया क्रैश। आपको पता है कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, $65,000 का एक बिटकॉइन बिकना शुरू हो गया था, जो कि 40,000 पे आ गया। हर दिन $5,000 का वेरिएशन है एक बिटकॉइन में। तो इस केस में क्या होता है कि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और बिटकॉइन का प्राइस हो गया क्रैश, और उसमें उनकी हो गई बर्बादी, और सुसाइड कमिट कर लिया फिर उन्होंने। तो ये है डिस्ट्रेस का कारण। इसमें हमारी तरफ से जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इनके द्वारा बहुत ही जल्दी रेड फ्लैग रेज कर दिया था कि भाई क्रिप्टो करेंसीज जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। और इंडिया इकलौता एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर गवर्नमेंट ने और ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सोच समझ करके आगे चलने की सोची है। अब देखो, अभी की बात अगर करें तो क्रिप्टो करेंसीज को एग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे विजुअल या वर्चुअल मीडिया हो, हमें इनको सोच समझ करके करना होगा। इसमें फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों मिलकर के काम भी कर रही हैं। पर बात यह है कि जो लोग अपनी मुश्किलों से अपनी खून पसीने की कमाई को जब इन्वेस्ट करते हैं और उसमें इस तरीके के धोखे मिले तो बचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या किया जाए, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो यही मेन चीज़ है। क्रिप्टो डील्स हैं, इनको करने से पहले 1000 बार सोचो, ठीक है ना। और अब तो ये क्रिप्टो डील्स तो है ही, अब तो ये नया माथापच्ची और शुरू हो रही है। इसके बारे में भी आपने देख लिया होगा, हमने एक बार एक्सप्लेन पेज पे भी डिस्कस किया था। एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, इसमें क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपने कैप्चर कर ली, फॉर एग्जाम्पल वीडियोस बना लिया, जो कि आपने किसी का, जैसे नोवाक योकोविच, अभी रिसेंट ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा चल रहा है, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। ऑस्ट्रेलिया में अभी आपको पता, ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनको पार्टिसिपेशन से मना कर दिया गया है। तो इस केस में अब वो जब वापस आएंगे अपने देश में, तो उनकी जो एक्टिविटीज थी उनके ऊपर कैमरा गड़ाए बैठे हैं कई जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो फोटो खींचेंगे और फिर बाद में एक टाइम के बाद में वो उस एक तरीके से इस तरीके से मुहिम छेड़ देंगे कि भाई इस वीडियो को क्लेम मैं करता हूं, ये वीडियो मेरा है और इसके अलावा कोई ऑथेंटिक दूसरा वीडियो नहीं है। फिर उसकी ऑक्शन होगी ऑनलाइन और वो करोड़ों अरबों रुपए कमा लेंगे।
तो इस तरीके से बोले एक और ज़्यादा रिस्की काम आ रहा है नॉन फंजिबल टोकन। इसका मतलब क्या हो गया, लोग मन में आए जो कंटेंट बना रहे हैं और केवल पैसा बनाने के दिमाग में सोच रहे हैं, ना तो किसी के अंदर एथिक्स का मुद्दा आ रहा है, ना कोई मोरालिटी का मुद्दा आ रहा है, और रिस्क और ज़्यादा बनती चली जा रही है, लोगों को पागल बनाने के तरीके और चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में राइटर जो हैं वो अपनी तरफ से क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं या एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई समझो इसको ये क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एन इंडियन ग्रीन डील। आर्टिकल को लिखा गया है रोहित आजाद और शौविक चक्रवर्ती के द्वारा। देखो, साइक्लोन्स की बात करो या फिर ड्रॉट्स की बात करो या फ्लड्स की बात करो, बोला हर तरफ क्लाइमेट चेंज ने अपना हैवोक मचा रखा है, बर्बादी मचा रखी है। तो ऐसे में एक तरफ तो हम पेंडेमिक से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ हम प्री पेंडेमिक सिचुएशन जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये बहुत बड़ी सरदर्दी है जो कि हमारे यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है। मैं इस आर्टिकल को थोड़ा शॉर्ट में निपटाऊंगा, इसमें जो भी चीज़ें आ रही हैं आपको थोड़ा ध्यान से भी पढ़ना है। ठीक है, मैं थीम पकड़ रहा हूँ मेनली इसमें। ठीक है, तो ऐसे में देखो आज का जो क्लाइमेट चेंज का जो मैग्नीट्यूड है या जो सीवियरिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। हमारे एक्शंस कुछ इनोवेटिव और एनकरेजिंग होने चाहिए, तब जा कर के हम इंक्लूसिव सस्टेनेबल मैनर में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इंश्योर कर पाएंगे। और इसके लिए नज़रें हैं हमारी अपकमिंग बजट पे। देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्रॉमिस कर रखा है कि कोविड-19 के बाद में जो रिकवरी हमें करनी है इकोनॉमी की, उसमें हमें आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा ध्यान देना है, सेल्फ रिलायंस में। और उसमें हमारी जीडीपी का 10% जो है वो हम कंट्रीब्यूट करेंगे, जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं उनमें। तो ऐसे में राइटर्स हैं, उनका मानना है कि जब आप जीडीपी का 10% खर्च कर ही रहे हो सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो क्यों ना हम इसको इंडियन ग्रीन डील के तौर पे इंप्लीमेंट करें। दैट मीन्स ग्रीन इकोनॉमी की तरफ फोकस करें, क्योंकि जैसे कि हमने COP26 ग्लासगो में हमने टारगेट लिया है कि हम नेट जीरो अचीव करना चाहते हैं, नेट जीरो एमिशन 2070 तक। तो क्यों ना हम इंडियन इकोनॉमी को अभी से उसी तरीके से प्लान करना शुरू कर दें और इसके लिए एक 10 साल का एक प्लान तैयार हो। तो देखो, ये जो 10% ऑफ जीडीपी की हम बात कर रहे हैं उसको हमें 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करना होगा। पहला सेगमेंट होगा 5%, वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे। दूसरा होगा, और इसमें मेनली ध्यान दिया जाएगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। फिर बता रहे हैं 3% का जो खर्चा है, 10 में से 5 हो गए, 3 कर दो केयर इकोनॉमी में, और फिर 2% बच गए वो ग्रीन एनर्जी में। बोला इस तरीके से ही आप 10% ऑफ जीडीपी को एक तरीके से चैनलाइज कर सकते हो सही दिशा में। अगर हम देखें तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें मई 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आईजीडी का अगर हम यूज़ करते हैं, इंडियन ग्रीन डील की अगर बात करें जिसमें हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ पुश करें, तो ये बिजनेस एज यूजुअल ही है, इसमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अगर हम फॉसिल फ्यूल सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वजह से केवल 2.4 मिलियन जॉब्स ही क्रिएट हो पाएगी। अगर हम ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर देंगे ना इस पैसे को, तो 8 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो पाएंगी। तो आप बताओ कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ एक्स्ट्रा। तो बोले एक तो ग्रीन इकोनॉमी का ये फायदा होगा, विन विन सिचुएशन, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी हो गया, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया। फिर आ जाओ इसका कि ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम में अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो अगर ग्रीन एमिशन की तरफ चला जाता है ये ग्रीन डील के बेसिस पे, तो कम से कम भी नहीं ना तो 0.8 गीगा टन तक कार्बन एमिशन को हम रिड्यूस कर पाएंगे, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, जैसे स्टेटेड पॉलिसी सिनेरियो, स्टेप जिसको बोलते हैं, जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा बताया है। तो बोले इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें आप कि स्टेटेड पॉलिसी सिनेरियो रिसेंटली न्यूज़ में था। स्टेप ये कौन सी एजेंसी का था? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होगा, एनर्जी एफिशिएंसी यूज होगी, मतलब कि कम से कम एनर्जी में हम ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करवा सके, और क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो फिर बाद में एमिशंस भी कम होंगे, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जीडीपी को अगर हम एनर्जी इंटेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भाई 1% जीडीपी बनाने के लिए 1% जीडीपी बनाने के लिए हमने कितनी एनर्जी खोई, अगर वो एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, तो उसका फायदा कितना होगा। बट
द एलिफेंट इन द रूम, दैट मीन्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि भाई जीडीपी का 10% हम फाइनेंस कहां से करेंगे भाई? आने वाले 10 सालों में जो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, इस इंडियन ग्रीन डील को हम इंप्लीमेंट करें तो कैसे करें? तो इसका तरीका है कि भाई जो आप कह सकते हैं ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, तो टैकल करने के लिए जिम्मेदारी उनको ज्यादा मिलनी चाहिए जिन्होंने ज्यादा एमिशन किए हैं। जैसे कि यूएसए अभी तक का अगर क्यूमुलेटिव ग्लोबल एमिशन की बात करें कि जितना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में एमिशन हुआ है कार्बन का, उसको अगर हम एक साथ करें तो उसका 25% अकेले यूएसए ने किया है, इंडिया ने सिर्फ 3% किया है। तो इस केस में जिन लोगों ने ज्यादा पोल्यूशन, ज्यादा एमिशन किए हैं, उनसे पैसा मांगो, उनसे पैसा निकलवाओ और उन लोगों में पैसा बांटो या फिर उन कंट्रीज में पैसा बांटो जो कहीं ना कहीं ज्यादा वल्नरेबल हैं, जहां पर ज्यादा पोटेंशियल है कि अब वहां पर एनर्जी एक्सपेंशन होगा और उनको पैसों की अगर हेल्प मिल जाएगी तो वो सेटल और टैकल कर पाएंगे। तो इस चीज पर ध्यान देना जरूरी है। तो ऐसे में इंडिया को लगभग $270 बिलियन की रिक्वायरमेंट है आने वाले 10 सालों में। इसके लिए इंटरनेशनली तो जो पैसे वाले कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिन्होंने एमिशन ऑलरेडी कर दिया, उनसे तो पैसा लिया जाए ही, बाकी इंडिया में भी हमें काम करना होगा डोमेस्टिकली। वो कैसे कि हमारे देश में भी जो रिच एलिट्स हैं, जो लग्जरी आइटम्स को यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा एमिशन करते हैं एज कंपेयर टू पुअर्स। तो इस केस में लग्जरी आइटम्स पे हमें टैक्स इंक्रीज करना होगा, वेल्थ टैक्स लगाओ, इनहेरिटेंस टैक्स लगाओ। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा और उससे क्या हो जाएगा कि आप रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी की तरफ जा भी पाओगे। साथ में आप इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन पर भी ध्यान दो। वो कैसे कि टैक्सेशन के बेसिस पे आप ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, फिर उसके बाद में पब्लिक डोमेन में आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट करो, राशन है वो फ्री दे रहे हो, वहां पर उनको कॉम्पनसेट करो। दैट मीन्स आपको एमिशन के साथ साथ में इक्विटी पर भी ध्यान देना होगा, समता पर भी ध्यान देना होगा। जो लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं उनको सपोर्ट देने की भी जरूरत है। ठीक है, तो ये आर्टिकल एक और था। अब ये जो लास्ट आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है पंजाब इलेक्शन अपॉर्चुनिटी, ये आर्टिकल आप जरूर पढ़ोगे, टाइम थोड़ा सा कम है। और एक चीज, आज थोड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्राम से मैं कहीं जा रहा हूं, तो शाम वाला जो वीडियो है न्यूज़ वाला, वो प्रोबेबली मैं कल ही कवर कर पाऊंगा। आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि रात को 10 बजे तक ऑक्यूपाइड हूँ। फिर भी अगर टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगा कैसे भी करके वीडियो बन जाए, पर नहीं बना तो फिर आप खुद से एक बार देख लेना। तो ऐसे में एक तो ये पंजाब इलेक्शन अपॉर्चुनिटी आप खुद से पढ़ोगे, अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि और पॉइंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नया है, पर पढ़ना जरूर आप इसको। ठीक है, और इसमें आप केवल पंजाब पे ध्यान ना दें, इसमें केवल पंजाब की बात ज्यादा हो रही है, हम ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे। आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखोगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में जो था हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच।